गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अकाउंटिंग इक्वेशन नया टॉपिक आज वाली क्लास से हमको स्टार्ट करना है। देखा जाए तो ये सीरीज में सेकंड टॉपिक है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन हमारा हुआ, उसमें न्यूमेरिकल्स थे। थ्योरेटिकल टॉपिक्स तो हमारे साथ साथ चल ही रहे हैं, लेकिन सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हम एक साथ नहीं ले सकते, बोरिंग एनवायरनमेंट हो जाएगा। इसीलिए न्यूमेरिकल टॉपिक्स और थ्योरेटिकल टॉपिक्स को साथ साथ चलाना पड़ेगा। कुछ दिन से कंटिन्यूअसली थ्योरेटिकल टॉपिक्स कर रहे थे, इसीलिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करें उससे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। और इस अकाउंटिंग प्रोसेस में ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो आज वाली क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कहां आएगा ये भी देखना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। और प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा ईयर एंड पे। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा ईयर एंड पे 31 मार्च को, और उस दिन हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिलहाल हमने क्या देखा है? फिलहाल हमने देखी है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी कितना दूर है वो एक बार देख लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस आप चाहे तो कहीं भी नोट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसको हमने अभी तक क्लास में कवर नहीं किया है, उसमें अकाउंटिंग प्रोसेस थ्योरेटिकली समझाया गया है। तो एक प्रकार से हम वो टॉपिक भी कवर कर ले रहे हैं। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होता है। मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी एंट्री फ्यूचर की पास नहीं हो सकती, हमेशा एंट्री पास होती है पास्ट की। मतलब पहले ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद ही जर्नल एंट्री होगी। और ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्री के बीच में वाउचर आता है, ये कल वाली क्लास में हमने देखा था। अब देखिए, जर्नल एंट्री से शुरुआत होगी अकाउंटिंग की। जर्नल एंट्री के बाद ये बोल सकते हैं ये फर्स्ट प्रोसेस है। फर्स्ट के बाद सेकंड पे लेजर्स। अब लेजर्स का डिस्कशन हमारा पूरा पेंडिंग है, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है जिसका डिस्कशन हम करेंगे इसके जस्ट बाद। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगा तो लेजर्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मतलब जर्नल एंट्री, सेकंड पे आएगा लेजर्स, थर्ड पे आएगा ट्रायल बैलेंस। और जो ये अकाउंटिंग प्रोसेस के हम स्टेप्स देखते जा रहे हैं, ये हमारे चैप्टर्स बन के हमारे कोर्स में है। पहला हमने जर्नल एंट्री का डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है, लेजर्स का डिस्कशन करने ही वाले हैं, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ब्रीफली आपको बता देता हूं। देखिए, जर्नल एंट्रीज कब पास करते हैं? डेली बेसिस पे पास करते हैं। मतलब ट्रांजैक्शंस होते जा रहे हैं, हम इमीडिएटली जर्नल एंट्रीज पास करते चले जाते हैं। लेजर्स क्या करते हैं? इन्हीं जर्नल एंट्रीज को देख के हम लेजर्स बनाते हैं। अब लेजर्स हम वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, ईयरली भी बना सकते हैं। कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो वीकली बनते हैं, कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो मंथली बनते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो साल में एक बार बनते हैं। तो जब लेजर्स का डिस्कशन करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जर्नल एंट्रीज जो है वो रूटीन में पास हो रही हैं, लेकिन लेजर्स जो है वो रूटीन में नहीं बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ लेजर्स तो साल में एक बार बनाए जाएंगे। देन उसके बाद जो ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है साल में केवल एक बार, 31 मार्च को, ईयर एंड को। अब देखिए, ईयर एंड पे ये बनाया जाएगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से ही हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे। 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे ट्रायल बैलेंस से। पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है बैलेंस शीट। अब देखिए, हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जिनसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा, जिनसे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसीलिए 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। क्लास 12 में तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन फिलहाल क्लास 11 में उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी देखिए, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट जो है ये पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए बनाया जाएगा। हमने कल वाली क्लास में 2 प्रॉफिट डिस्कस किए थे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट।
तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, यहां पे एक्चुअली इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो अकाउंट कवर किए गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलता है और पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है। हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस बहुत प्रॉपरली कल वाली क्लास में समझा था, लेकिन इनका कैलकुलेशन कैसे होगा ये आपको समझ में आएगा जब हम लास्ट चैप्टर में होंगे। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम अपने सिलेबस में भी आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की बातें होती जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा, या फिर ये बोलूं कि जब हमारी क्लास खत्म होने वाली होगी तब जाके हमको पता चलेगा कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो ऐसे केस में सेकंड लास्ट टॉपिक तक पहुंचने में काफी टाइम निकल जाएगा, लेकिन बेसिक बातें हमको पता होनी चाहिए क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अकाउंटिंग टर्म्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कवर्ड है, और अगर पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने स्टेटमेंट्स हैं तो आपको दो लिखने हैं, पहला बैलेंस शीट, दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखा जाए तो ये भी अपने आप में दो अकाउंट है, लेकिन इनके ग्रुप को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है और एक ये है बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट का पता इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो फिर बैलेंस शीट का क्या ऑब्जेक्टिव है? बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि 31 मार्च के दिन हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमारी नेटवर्थ क्या है, ये सारी चीजें हमको बैलेंस शीट से पता चलेंगी। ध्यान से समझिएगा, हमारा पूरे साल भर का परफॉर्मेंस क्या है वो पता चलेगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से। मतलब परफॉर्मेंस का एनालिसिस ट्रेडिंग पीएनएल से होता है। प्रॉफिट पता करना मतलब परफॉर्मेंस पता करना, लेकिन बैलेंस शीट पता करना मतलब अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। परफॉर्मेंस पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ट्रायल बैलेंस साल में एक बार बनेगा 31 मार्च को। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी साल में एक ही बार बनते हैं, वो भी 31 मार्च को ही बनते हैं। तो कुल मिला के पूरे साल भर में जर्नल एंट्रीज हैं जो रूटीन में पास होती हैं। इसके अलावा लेजर्स जो हैं वो साल में एक बार तो नहीं बनते, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे भी नहीं बनते। कुछ कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे भी बनते हैं। वो जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो अभी फिलहाल कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई सेंस नहीं होगा कि डेली की, वीकली की, मंथली पता कैसे चलेगा। अभी तो हमको लेजर्स के बारे में ही मालूम नहीं है, तो ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि वीकली बनेंगे कि मंथली बनेंगे। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं स्टेप्स जो हमारे ईयर एंड के स्टेप्स नहीं हैं, ये थ्रू आउट साल भर चलते रहते हैं। तो अब इन स्टेप्स में कहीं भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। हमारा जो टॉपिक आज से हमको स्टार्ट करना है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इन स्टेप्स में अकाउंटिंग इक्वेशन कहीं भी नहीं है, तो फिर ये अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? या फिर ऐसे कुछ चैप्टर्स और भी हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे, पर वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। लेकिन वो क्यों कवर किए गए हैं, क्यों अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है पर फिर भी वो हमारे सिलेबस में है, ये बात हम अलग से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कोर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, या फिर ये बोले कि कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है। हर साल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं, उसका लेजर जो बनता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि लेजर्स जो हैं वो वीकली, मंथली और हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे बनते हैं। डेप्रिसिएशन का लेजर एनुअल बेसिस पे बनता है। तो वो लेजर किस तरह से बनाया जाता है वो हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। तो कुल मिला के कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, लेकिन अपने आप में वो ट्रांजैक्शंस इतने डिफिकल्ट हैं कि हमको सेपरेट टॉपिक की तरह उन्हें पढ़ना पड़ता है। वैसे ही देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्कशन भी हमने किया, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स। अब ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर है। तो क्यों है वो सेपरेट चैप्टर? क्योंकि वहां पे भी ट्रांजैक्शन ऐसा है कि उन्होंने एक अलग चैप्टर ही बना दिया। अब देखा जाए तो उसमें भी जर्नल एंट्रीज ही सीखेंगे। तो कुल मिला के कहने की बात इतनी सी है कि 11th में जो सिलेबस है आपका, उसमें चैप्टर्स या तो ऐसे हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है, जैसे जर्नल एंट्री एक चैप्टर है, लेजर एक चैप्टर है,
ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक चैप्टर है, वैसे ही या तो अकाउंटिंग प्रोसेस का वो पार्ट होगा इसीलिए सेपरेट चैप्टर है, या तो फिर वो ट्रांजैक्शन इतना डिफिकल्ट होगा कि उसके लिए अलग से चैप्टर ही बना दिया गया, जैसे कि डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन अकेला ऐसा टॉपिक है जो ना ही इस अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है और ना ही कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन है। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट भी नहीं है। इनफैक्ट हम इसकी बात 11th में करेंगे, उसके बाद कभी भी नहीं करेंगे। 11th में इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे पहले समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन नाम से ही थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा फील आ रहा है, और इनफैक्ट हमको करना भी यहां पे ऐसा ही कुछ है। इस चैप्टर में हमको असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होते हैं ये प्रूव करना है। और कैसे प्रूव करना है? हर ट्रांजैक्शन के बाद असेट्स और लायबिलिटीज बराबर ही होते हैं, ये प्रूव करना है। तो फिर ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकली हमारे किस काम आएगा? देखिए, ये प्रैक्टिकली हमारे किसी काम नहीं आएगा। जब हम बेसिक्स सीखते हैं अकाउंटिंग के तो हम डेबिट क्रेडिट के बारे में पढ़ते हैं। अब डेबिट क्रेडिट से ही ये चीजें निकल रही हैं। हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा, उसमें हमने सीखा कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट को बोला जाता है डेबिट इफेक्ट, दूसरे को बोला जाता है क्रेडिट इफेक्ट। तो ऐसे केस में उन दोनों का फाइनल इफेक्ट ये होगा कि असेट्स और लायबिलिटीज जाके बराबर ही हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि असेट्स और लायबिलिटीज का बराबर होना इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी संपत्ति है उतना ही लोगों को हमें पे भी करना है। तो फिर हमारा हुआ क्या? हमारे पास बचा क्या? मतलब जितना हमने कमा के इकट्ठा किया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, उतना ही किसी न किसी को देना भी है। तो फिर देखा जाए तो हमारा तो खुद का कुछ हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल सही भी बात है, क्योंकि ये असेट्स और लायबिलिटीज हम किसके एंगल से देखने वाले हैं? बिजनेस के एंगल से देखने वाले हैं। और हमने पहले ही ये सीखा है कि बिजनेस का खुद का कुछ होता भी नहीं है। जो भी बिजनेस के पास है सब बिजनेसमैन का ही है। जितने भी पैसे बिजनेसमैन ने लगाए उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। उसी पैसे से बिजनेस चल रहा है, उसी पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो ऐसे केस में बिजनेस का खुद का कुछ है ही नहीं, तो असेट्स और लायबिलिटीज तो बराबर होंगे ही होंगे। और इसी बात को हमें हर ट्रांजैक्शन के बाद प्रूव करना है, और हमको कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना है कि चाहे ट्रांजैक्शन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे कंपाउंड ट्रांजैक्शन हो या सिंपल ट्रांजैक्शन हो, बैंक रिलेटेड हो, कैश हो या फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन हो, कैसा भी ट्रांजैक्शन हो, असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर रहेंगे। और हमको बेसिक लेवल पे ये सिखाया जाता है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन करवाया जाता है। इन जनरल ऐसा ही होता है। जर्नल एंट्रीज का टॉपिक नंबर 8 है और अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक नंबर 5 है। तो ऐसे केस में पहले आपको डेबिट क्रेडिट की समझ हो जाए, इस एंगल से ये चैप्टर सिखाया जाता है। जबकि हम जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे केस में जब हम जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो क्या ये चैप्टर हमारे लिए इजी होने वाला है कि और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है? ये चैप्टर बिल्कुल इजी होने वाला है। बस हमको थोड़ा सा कन्वर्टेड मैनर में पढ़ना है। मतलब हमने अभी तक क्या सोचा है, हर ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, ये सोचा है। अब डेबिट क्रेडिट के एंगल से नहीं सोचना है, अब असेट लायबिलिटीज के एंगल से सोचना है। पर ये सोचने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड 4 आइटम्स हमने देखे हैं। पहला है डेबिट से रिलेटेड 2 आइटम्स, एक्सपेंसेस और असेट्स। दूसरा है क्रेडिट से रिलेटेड 2 आइटम्स, इनकम्स और लायबिलिटीज। लेकिन हम यहां पे प्रूव करना चाहते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन में तो इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, जिसके बारे में यहां पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुल मिला के सोचने का तरीका क्या होगा, एक बार हमको ये बात समझ में आ जाए और ये एक्सपेंस और इनकम ये दोनों कहां चले गए ये बात समझ में आ जाए, तो फिर इस चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 लेक्चर में ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे प्रूव करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज, इसका डिस्कशन करें। उससे पहले आप इसको क्विकली नोट कर लीजिए। अब देखिए, चूंकि हमने जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन कर रखा है तो ये चैप्टर हमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इनफैक्ट जो लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पहले सीख जाते हैं, जर्नल एंट्रीज में उन्हें काफी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझिए, जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, चाहे सिंपल एंट्री हो या फिर कंपाउंड एंट्री हो, डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होता ही है। तो ऐसे केस में
डेबिट साइड से रिलेटेड दो आइटम्स हमने पढ़े हैं, पहला है असेट, दूसरा है एक्सपेंस। मतलब कि असेट्स और एक्सपेंसेस इनका जो टोटल है, क्रेडिट साइड में दो आइटम्स हमने देखे, इनकम्स और लायबिलिटीज, इनके टोटल के हमेशा बराबर होगा। ये बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि देखिए अगर क्रेडिट में हम इस तरह से सोचे कि सर क्रेडिट में तो एक्सपेंसेस कम भी होते हैं, असेट कम भी होते हैं, तो अगर असेट कम भी हो रहा होगा क्रेडिट में, तो बचा हुआ असेट जो होगा वो तो डेबिट ही कहलाएगा ना। मतलब सपोज हमारा राइट टू रिसीव जनरेट हुआ मोहन से 50,000 रुपए, फिर कभी मोहन क्रेडिट हो गया, तो ऐसे केस में मोहन का नेट डेबिट बैलेंस तो असेट ही रहेगा हमारे लिए। तो आपके दिमाग में जो थॉट आना चाहिए वो सिर्फ इतना आना चाहिए कि डेबिट साइड असेट्स और एक्सपेंसेस है और क्रेडिट साइड इनकम्स और लायबिलिटीज है। अब हमको जब टैली करवाना है, हमको जो चीज प्रूव करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो ये है कि असेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो हमेशा बराबर होंगे। तो ऐसे केस में हम इन एक्सपेंसेस का और इन इनकम्स का करेंगे क्या? अब देखिए, इनका डिस्कशन करें उससे पहले इस लायबिलिटीज को एनालाइज करते हैं। लायबिलिटीज में हमने ये समझा है कि दो तरह की लायबिलिटीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी में आती है कैपिटल। कैपिटल एक परमानेंट लायबिलिटी है, जब तक बिजनेस है तब तक कैपिटल लायबिलिटी रहेगी। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में फिर हमने देखा था कि करंट लायबिलिटीज क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है। तो लायबिलिटीज के बारे में हमको डिटेल में मालूम है कि कैपिटल क्या है और बाकी लायबिलिटीज क्या है। तो ऐसे केस में अगर हम इसको और इलेबोरेट करके लिखना चाहें तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या? असेट्स प्लस एक्सपेंसेस is equals to incomes plus outside liabilities। outside liabilities मतलब external liabilities plus capital। सोच के देखिए जरा, क्या हम लायबिलिटीज की जगह आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल लायबिलिटीज में कैपिटल है और बाकी लायबिलिटीज हैं। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है और आउटसाइड लायबिलिटीज में फिर नॉन करंट और करंट का बाइफर्केशन है। फिर देखना पड़ता है कि रीपेमेंट का टाइम क्या है, अगर एक साल के अंदर पेमेंट करना है तो करंट लायबिलिटी, अदरवाइज नॉन करंट लायबिलिटी। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल इस लायबिलिटी को ब्रेक करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब फिर भी ये तो और बड़ी इक्वेशन होती जा रही है, हमको तो असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्रूव करना है। अब देखिए, ये जो एक्सपेंसेस हैं और ये जो इनकम्स हैं, इनके बारे में जो सबसे खास बात है वो ध्यान से समझिए। इनका जो नेट रिजल्ट आएगा वो प्रॉफिट होगा। अगर इनकम का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंसेस का टोटल कम है, तो उसे माना जाएगा नेट प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज्यादा है और इनकम का टोटल कम है तो उसे माना जाएगा नेट लॉस। इनकम कम, एक्सपेंसेस ज्यादा, नेट लॉस। पर ये नेट लॉस जो है ये कौन बियर करेगा? या फिर अगर नेट प्रॉफिट भी है तो वो किसका माना जाएगा? एक बिजनेस जो है वो चल रहा है बिजनेसमैन के पैसों से, और बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि ओनर को प्रॉफिट रिटर्न में दे। मतलब ये कि सपोज मिस्टर शर्मा ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ये 10 लाख रुपए उनकी कैपिटल है। अब अगर वो बिजनेस चला रहे हैं तो वो ये चाहेंगे कि इस कैपिटल पे उनको रिटर्न मिले। अगर पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, तो ये प्रॉफिट जो है ये बिजनेस रिटर्न करेगा प्रोप्राइटर को। मतलब कैपिटल में ये अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा, लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमको प्रोप्राइटर को 10 लाख रुपए नहीं, विथ प्रॉफिट 11 लाख रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसको सेपरेटली कोई इंटरेस्ट तो दे नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कंसेप्ट भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रोप्राइटर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, पर फिर भी प्रॉफिट तो उसी का ही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा भला प्रॉफिट पे क्लेम करने वाला कौन है बिजनेस में? बिजनेस का मालिक तो वो अकेला ही है, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही कवर्ड है। तो ऐसे केस में इसके अलावा तो और कोई मालिक होगा नहीं, तो एक मालिक है, उसी का पैसा लगा हुआ है, तो प्रॉफिट भी उसी का माना जाएगा। तो प्रॉफिट जो है वो हमेशा कैपिटल में ऐड होगा। लेकिन अगर लॉस हो गया तो
अगर लॉस हो गया तो वो भी बिजनेसमैन ही बेयर करेगा, क्योंकि इसके अलावा अगेन कोई नहीं है। और अगर डिसीजन वो ले रहा है और उनकी वजह से नुकसान हो जा रहा है उसके डिसीजन की वजह से, तो अल्टीमेटली लॉस भी उसी को बेयर करना पड़ेगा। मतलब कि एक बिजनेस में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो सब कुछ बिजनेसमैन का हो जाता है। वो अमाउंट उनकी कैपिटल में, उसकी कैपिटल में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। और इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है ब्रीफ में कि अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो यहां पे प्लस कर दिया जाता है, और अगर कोई लॉस होता है तो वो यहां से माइनस कर दिया जाता है। और ये हर साल किया जाता है। पर चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें हमको इक्वेशन पूरे साल की नहीं बनानी है। देखिए ये बहुत बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको डेट वगैरह भी कुछ नहीं गिवन होगी ट्रांजैक्शन के साथ, सिर्फ पॉइंट वाइज ट्रांजैक्शंस गिवन होंगे। आपको बोला जाएगा कि हर ट्रांजैक्शन के बाद असेट्स और लायबिलिटीज बराबर हैं, ये प्रूव कीजिए। तो आपको करना क्या है, हर ट्रांजैक्शन के बाद जितना भी इनकम और एक्सपेंस का अमाउंट आपको किसी ट्रांजैक्शन में दिखे वो कैपिटल में ही एडजस्ट कर देना है। अब देखिए, अगर आप इसको इस तरह से समझें कि ये जो इनकम है, ये इनकम अल्टीमेटली किसकी होगी, प्रोप्राइटर की होगी। तो इस इनकम को अलग से नहीं लिखेंगे, कैपिटल में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पैसा प्रोप्राइटर को ही मिलेगा। और अगर कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की वजह से होगा लॉस, तो वो लॉस अगर यहां चला जाए तो वो हो जाएगा माइनस। और माइनस होना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसेस की वजह से फर्म में लॉस होगा, और वो लॉस कौन बियर करेगा, प्रोप्राइटर ही बियर करेगा। और प्रोप्राइटर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है। मतलब एक्सपेंस को हम कैपिटल से माइनस करेंगे, इनकम को हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। वैसे भी इनकम तो इसी साइड है, इसको कैपिटल में प्लस करके लिख ही सकते हैं। एक्सपेंस बस इस साइड से हम ट्रांसफर करके ले जा रहे हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स तो मेरे ख्याल से आपसे बनता ही होगा। हमने इनकम्स ऐड कर दी, एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। ऐसा क्यों किया हमने, देखिए ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हमको ट्रांजैक्शंस दिखेंगे ना, तो ट्रांजैक्शंस में असेट्स भी दिखेंगे, लायबिलिटीज भी दिखेंगी, इनकम्स भी दिखेंगे, एक्सपेंसेस भी दिखेंगे। लेकिन हमको जब प्रूव करना है तो असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं, ये प्रूव करना है। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस को तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में डायरेक्टली उनको जगह मिली ही नहीं है। अगर इक्वेशन ही ऐसी बनाई जाती, असेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू इनकम्स प्लस लायबिलिटीज, जो कि डेबिट और क्रेडिट से निकल रही है एक्चुअल इक्वेशन, तो इजी हो जाता है ये चैप्टर। लेकिन ऐसा किया नहीं है, उन्होंने सिंपल असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं ये प्रूव करने के लिए बोला है। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स को हटाना पड़ेगा, तो हटाना पड़ेगा मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इनकम चूंकि प्रोप्राइटर की है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि साल भर में प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है, ये तो पता ही नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसकी इनकम कैपिटल में क्यों ऐड करेंगे। देखिए चूंकि हमको यहाँ पे प्रूव ही हर ट्रांजैक्शन के बाद करना है, तो इसीलिए हर ट्रांजैक्शन में होने वाली इनकम को फाइनल इनकम मान लिया जाएगा और कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। फिर अगर कोई एक्सपेंस दिखा तो उसे लॉस मान लिया जाएगा, फाइनल लॉस, और उसे कैपिटल से एडजस्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। मतलब कि हर ट्रांजैक्शन जो है अपने आप में कंक्लूडिंग होगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन हमको प्रूव करनी है, इसीलिए हर ट्रांजैक्शन को लास्ट ट्रांजैक्शन मान के उस ट्रांजैक्शन में जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, या फिर अगर उसमें कोई लॉस हो रहा है तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो एक्सपेंसेस हेड हट जाएगा, इनकम्स नाम का हेड हट जाएगा, बचेगा क्या, असेट्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इस कैपिटल में इनकम्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए। तो कुल मिला के ये जो दो हेड थे वो इसी में जाके क्लब हो गए।
एक ऐड हो गया तो दूसरा लेस हो गया, और यही वो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमें प्रूव करनी थी कि असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमने आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखा है। इनफैक्ट आपको एग्जाम में आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को ही तो टोटल लायबिलिटीज बोलते हैं, तो ये लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट आप बुक्स देखेंगे तो उसमें भी सॉल्यूशन इसी तरह से दिखेगा आपको, असेट्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको हम सिंप्लीफाइड मैनर में असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें समझा तो दी हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। मैं जानता हूं कि थ्योरेटिकली बोलने से चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जितना आपको डिफिकल्ट अभी लग रहा होगा उतना भी डिफिकल्ट ये टॉपिक नहीं है। 2-3 ट्रांजैक्शंस मैं लूंगा और आपको बात समझ में आने लग जाएगी कि हमको यहाँ पे क्या करना है। तो इसको भी क्विकली नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, प्रॉपर फॉर्मेट बना के हम फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। फिलहाल हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। पहला ट्रांजैक्शन सपोज लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख, ये पहला ट्रांजैक्शन है। और जनरली हमेशा ये ट्रांजैक्शन ही पहला ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस का, क्योंकि पहला तो स्टार्टिंग में तो बिजनेसमैन ही पैसे लगाएगा, वहीं से शुरुआत होगी। उसके बाद धीरे धीरे असेट्स खरीदे जाएंगे, गुड्स खरीदे जाएंगे। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, गुड्स परचेस्ड ₹30,000 इन कैश, 30,000 रुपए के गुड्स खरीदे गए कैश में। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, फर्नीचर परचेस्ड फॉर ₹20,000 इन कैश। फोर्थ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹15,000। अब देखिए, ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं, इसके अलावा और ट्रांजैक्शंस ऐड करते जाएंगे, पर फिलहाल हम इन चारों ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ये प्रूव करते हैं कि हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो असेट्स और लायबिलिटीज बराबर ही रहेंगे। और चारों ट्रांजैक्शंस के बाद प्रूव नहीं करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये प्रूव करना है कि असेट्स और लायबिलिटीज बराबर हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले ट्रांजैक्शन से। अब देखिए, एक साइड असेट्स ले लेते हैं और एक साइड ले लेते हैं लायबिलिटीज। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश भी आ गया। इसकी जर्नल एंट्री सोच के देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। मैंने बोला ना, ये चैप्टर हम जर्नल एंट्रीज के बाद डिस्कस कर रहे हैं। हमको एक्चुअली ये चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स में डेबिट क्रेडिट की समझ डेवलप हो, धीरे धीरे वो समझना चालू करें कि क्या असेट्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं। लेकिन हम इस पोजीशन में हैं कि डेबिट क्रेडिट कंसेप्चुअली बिल्कुल क्लियर है, एक्सपेंस, इनकम्स, असेट्स और लायबिलिटीज का प्रॉपर नॉलेज हमारे पास है। तो ऐसे केस में बहुत सारी चीजें बहुत इजीली हमको समझ में आती जाएंगी। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर सोचे तो क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, असेट बढ़ा लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो असेट भी बढ़ जाएगा लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इतना ही हमको करना है। और असेट कौन सा बढ़ा, यहां पे कैश। कैश एक असेट है, वो 1 लाख रुपए से बढ़ गया। और यहाँ पे लायबिलिटीज में कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट लायबिलिटी कैपिटल है, इसके अलावा बाकी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, लेकिन फिलहाल कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी बढ़ गई। मतलब इस चैप्टर में अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ जर्नल एंट्री सोचें और उन्हें कन्वर्ट कर दें अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो भी ये चैप्टर आपसे इजीली बन जाएगा। अब देखिए, पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, और पहले ट्रांजैक्शन के बाद ये प्रूव करने की क्या जरूरत है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, मतलब असेट्स और लायबिलिटीज बराबर हैं। तो क्लियरली दिख रहा है, 1 लाख यहाँ भी है, 1 लाख यहाँ भी है, तो बराबर तो है ही सही। तो हम सीधे सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। इनफैक्ट
प्रूव करने की शुरुआत सेकंड ट्रांजैक्शन से ही होनी चाहिए, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन तो हमेशा यही रहेगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनमें शुरुआत का जो पहला ट्रांजैक्शन होता है वो यही होता है हमेशा। ऐसा भी हो सकता था कि सपोज ईयर स्टार्ट हो रहा हो, 1 अप्रैल से शुरुआत की जाए, तो अगर 1 अप्रैल से भी क्वेश्चन शुरू होगा तो ओपनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन आपको दी जाएगी कि बिजनेस के स्टार्टिंग में साल जब शुरू हुआ तब कितने असेट्स थे, कितनी लायबिलिटीज थी, तो पहले आप ओपनिंग इक्वेशन लिख देंगे। खैर ऐसे क्वेश्चंस पे भी आएंगे, पर फिलहाल तो हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें शुरुआत होगी बिजनेस स्टार्ट होने से। 1 लाख रुपए का कैश असेट है, 1 लाख रुपए की कैपिटल लायबिलिटी है। अब लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड ₹30,000 इन कैश, 30,000 रुपए के गुड्स हमने खरीदे। अब 30,000 रुपए के गुड्स हमने खरीदे तो इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस बढ़ गया, असेट कम हो गया। अब देखिए असेट कम होगा तो कैश का अमाउंट कम हो जाएगा। यहां इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश जो है 30,000 रुपए से कम हो जाएगा, तो यहां कैश में -30,000 करेंगे। और अब चूंकि ये परचेज है, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्स्ट्रा स्टेप हमको सीखना है जिसके बारे में हमने पहले थ्योरेटिकली तो बात की है, लेकिन जब भी जर्नल एंट्रीज पास की हैं तो परचेज अकाउंट जब भी डेबिट करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ा, ऐसा रूल लगाते हैं। लेकिन फिलहाल हम अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बोला अभी अभी जस्ट बताया कि हर ट्रांजैक्शन को अपने आप में कंक्लूडिंग मानिए कि लास्ट ट्रांजैक्शन है, अगर हमारे ईयर का लास्ट ट्रांजैक्शन है और अगर हमारे ईयर का ये लास्ट ट्रांजैक्शन है तो गुड्स खरीदे गए हैं 30,000 रुपए के, लेकिन इनको बेचा नहीं गया है, और अगर अनसोल्ड गुड्स रह जाएं तो वो हमारे लिए स्टॉक होता है, वो हमारा असेट बन जाता है। तो जैसे ही हम गुड्स खरीदेंगे इमीडिएटली कभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में उनको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ अभी गुड्स खरीदे हैं और गुड्स खरीदे और ये कंक्लूजन हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, मतलब ईयर ही खत्म हो गया। हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करना है, इसीलिए अगर गुड्स खरीद रहे हैं ये ही फाइनल ट्रांजैक्शन है तो बेचा तो हमने इनको है ही नहीं, और अगर बेचा नहीं है तो ये गुड्स हमारे लिए स्टॉक की तरह पड़े हुए हैं, तो स्टॉक जो है वो हमेशा हमारा असेट होता है। इसीलिए यहां पे एक अलग से हेड ओपन हो जाएगा स्टॉक। -30,000 किया हमने कैश में से और +30,000 करेंगे हम स्टॉक में। एक नया असेट हमारे लिए क्रिएट हो गया। अब देखिए 2 ट्रांजैक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये सेकंड ट्रांजैक्शन है। अब 2 ट्रांजैक्शंस के बाद भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है, ये प्रूफ करना है। 1 लाख में से 30,000 चले गए, 70,000 रुपए का कैश बाकी है और 30,000 रुपए का स्टॉक बाकी है। कुल मिला के असेट्स हैं 1 लाख रुपए के, लायबिलिटी साइड तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये लायबिलिटी 1 लाख रुपए ही रहेगी। मतलब कुल मिला के जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, कैश 1 लाख रुपए का, कैपिटल 1 लाख रुपए की, इसी में सारे एडजस्टमेंट्स होते चले जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है वो उससे जस्ट पिछली अकाउंटिंग इक्वेशन में होता चला जाएगा और हर अकाउंटिंग इक्वेशन इसी तरह से टैली होती जाएगी। 2 ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। लिखा हुआ है फर्नीचर परचेस किया है और वो भी कैश में खरीदा है। अब अगर कैश में फर्नीचर खरीदा है तो जर्नल एंट्री सोच के देख लेते हैं क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, असेट बढ़ा, और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, असेट कम हुआ। तो फिर से असेट कम हो गया हमारा। यहां पे थर्ड ट्रांजैक्शन 20,000 से कैश कम हो गया और एक और असेट क्रिएट करना पड़ेगा, यहां पे नया असेट फर्नीचर। 20,000 रुपए का फर्नीचर यहां पे ऐड कर दिया। -20,000 कैश में से फर्नीचर एक नया असेट क्रिएट हो गया। स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कैपिटल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो देखा जाए तो सारे जो इफेक्ट्स हैं वो तो असेट साइड दिख रहे हैं, अभी तक दिख रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे कि दोनों साइड उनका इफेक्ट होगा, लेकिन फिलहाल हम इजी ट्रांजैक्शंस पहले देख रहे हैं। अब देखिए, अब हमारा जो कैश है ये फिर से एक न्यू इक्वेशन हमको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। 70,000 में से 20,000 रुपए का कैश माइनस करेंगे, 50,000 रुपए का कैश पड़ा होगा।
30,000 रुपए का कैश गुड्स खरीदने में चला गया, 20,000 रुपए का कैश फर्नीचर खरीदने में चला गया, तो 50,000 का ही कैश बचेगा ना। और उसके बाद स्टॉक जो है अभी तक बेचा नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक है, इसीलिए वो हमारा असेट है, तो वो असेट तो उतना ही रहेगा प्लस 30,000। इनफैक्ट ये एक नया असेट और क्रिएट हो गया 20,000 रुपए का। तो कुल मिला के हमने इस कैपिटल को एक प्रकार से देखा जाए तो 1 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उसी को यूटिलाइज करना चालू किया है। फिलहाल गुड्स खरीद के ले आए, फर्नीचर खरीद के ले आए, ताकि हम बिजनेस को धीरे धीरे आगे कैरी कर सकें। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया है और बैंक बैलेंस अपने आप में एक असेट है, तो यहां पे फिर से हमारा कैश कम हो जाएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन 15,000 रुपए से कैश कम हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। देन उसके बाद यहां पे एक और असेट हमारा क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर यहाँ पे हम स्पेस की बात करें तो इस तरह से स्पेस मैनेज करना है हमको, बहुत सारे असेट्स के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए नए नए असेट्स क्रिएट होते चले जाएंगे। वैसे तो अगर बात करें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की तो 6 से 7 ट्रांजैक्शंस होंगे, तो 6-7 ट्रांजैक्शंस में 6-7 असेट्स ही आ पाएंगे, उतनी जगह हमको मैनेज करके चलनी चाहिए। फिलहाल 4 ट्रांजैक्शंस थे, 4 असेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। 15,000 रुपए जैसे ही बैंक में जमा करेंगे तो स्टॉक में तो कोई चेंज आएगा नहीं, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक नया असेट क्रिएट हो जाएगा। और अब फिर से हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, ये जो बार बार इक्वेशन देख रहे हैं, पहला ट्रांजैक्शन फिर दूसरा ट्रांजैक्शन, इन दोनों का टोटल किया तो ये न्यू इक्वेशन, फिर इसी न्यू इक्वेशन में तीसरा ट्रांजैक्शन एडजस्ट किया तो ये फिर से न्यू इक्वेशन, फिर इस न्यू इक्वेशन में चौथा ट्रांजैक्शन एडजस्ट किया तो फिर से एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी जिसमें कैश है 35,000 रुपए। मतलब कैश हमारे पास पड़ा हुआ है 35,000 रुपए, बैंक में 15,000 जमा करने के बाद 30,000 रुपए के गुड्स पड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं भी गुड्स बेचने के बारे में तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ गुड्स खरीदे ही थे, उनका भी अभी तक कुछ नहीं किया है। फर्नीचर है 20,000 रुपए का और 15,000 रुपए बैंक में पड़े हैं, कुल मिला के 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अब देखिए जितने भी हमने अभी तक ट्रांजैक्शंस देखे उनमें या तो असेट्स थे या लायबिलिटीज थी। पहला ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, कैपिटल लायबिलिटी है, कैश असेट है। गुड्स खरीदे थे, ये एक्सपेंस था जर्नल एंट्री जब तक चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको स्टॉक मान रहे हैं क्योंकि ये गुड्स बेचे नहीं गए हैं और अभी तक देखिए कहीं भी गुड्स बेचने के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो ये थ्रू आउट स्टॉक जो है वो मेंटेन है। 30,000 रुपए के गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी रूल हमारा असेट वाला ही लगा, असेट बढ़ा असेट कम हो गया। मतलब कि हमने इन चारों ट्रांजैक्शंस में अभी तक एक्सपेंसेस की बात नहीं की है, अभी तक इनकम्स की बात नहीं की है, और पहली बार अब एक ऐसा ट्रांजैक्शन ले रहे हैं जिसमें हमको इनकम हो रही है। लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000 इन कैश। 10,000 रुपए के गुड्स हमने 12,000 रुपए में बेच दिए। अब वैसे क्या होता है, वैसे तो जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो गुड्स बेचते समय सिर्फ 12,000 को देखा जाता है, कितने रुपए के गुड्स कितने में बेचे गए ये कभी नहीं देखा जाता, क्योंकि ये तो ईयर एंड पे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन अपने आप में लास्ट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करना है कि असेट्स और लायबिलिटीज बराबर होंगे। इसीलिए मैंने अभी बताया भी कि हर ट्रांजैक्शन को कंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन मानना है। अगर ऐसा नहीं करते फिर तो स्टॉक भी असेट की तरह नहीं आता, फिर तो गुड्स खरीदे तो उसको एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करते, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि गुड्स खरीदने को भी अपने आप में हमने लास्ट ट्रांजैक्शन माना। फिर उसके बाद अब वैसे ही यहाँ पे जो गुड्स खरीदे गए थे 30,000 रुपए, उसी में से 10,000 रुपए के गुड्स हमने 12,000 रुपए में बेच दिए हैं। मतलब इस चैप्टर में हमको इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे होने वाला प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली लिखना पड़ेगा, और किस तरह से लिखना है वो देखना है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हम 10,000 रुपए के आइटम को 12,000 रुपए में बेच रहे हैं तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट अलग से क्यों देख रहे हैं। बस इतना ही लॉजिक है कि हर ट्रांजैक्शन अपने आप में अगर लास्ट ट्रांजैक्शन है तो पूरी तरह से उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। ईयर एंड का ट्रांजैक्शन है हर ट्रांजैक्शन, ये मान के चलिए आप। अब 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट
प्रॉफिट है वो तो है ही सही, 10,000 रुपए के गुड्स हमारे यहां से चले गए, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये स्टॉक नाम का असेट था ये कम हो गया, खत्म नहीं हुआ है। 10,000 रुपए से अगर स्टॉक कम हुआ है तो फिर भी 20,000 रुपए का स्टॉक तो पड़ा ही हुआ है, वो बिक नहीं पाया है और ईयर एंड आ गया, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ईयर एंड का है, इनफैक्ट हर ट्रांजैक्शन ईयर एंड का है। तो यहाँ पे फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो है उसका इफेक्ट क्या होगा, 10,000 रुपए के गुड्स 12,000 रुपए में बेचे हैं, वो भी कैश में, तो कैश हमारा 12,000 रुपए से बढ़ जाएगा। देन ये 12,000 रुपए का जो कैश है इसकी वजह से 10,000 रुपए का स्टॉक भी कम हो गया, तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे। अब जो 2,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है, यहां पे असेट्स और लायबिलिटीज तो हैं पर इनकम्स और एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि इनकम्स और एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट इस कैपिटल में होना है। अब सोच के देखिए, इस ट्रांजैक्शन में जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, क्या उस प्रॉफिट का हकदार यहाँ का ओनर है क्या? बिल्कुल, यहाँ का जो प्रोप्राइटर है 2,000 रुपए उसी को मिलने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 2,000 रुपए हम ऐड कर देंगे। मतलब कि अब हमें बिजनेसमैन को 1,00,000 रुपए तो देने ही हैं, 2,000 रुपए जो हमने कमाए वो भी बिजनेसमैन के ही हैं, 1,02,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास कैश हो जाएगा 47,000, स्टॉक 20,000 रुपए, फर्नीचर भी 20,000 रुपए और बैंक बैलेंस 15,000 रुपए। अच्छा, टोटल कहीं लिख नहीं रहे हैं, आप चाहें तो कुछ स्कूल्स में इनफैक्ट बताया गया है कि असेट्स के बाद टोटल का एक कॉलम बनाएंगे, लायबिलिटीज के बाद टोटल का एक कॉलम बनाएंगे, वैसा भी कर सकते हैं। फिलहाल आप फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, लॉजिक पे फोकस कीजिए। 47 प्लस 20, 67 प्लस 20, 87 प्लस 15, 1,02,000 और यहाँ का टोटल भी 1,02,000। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन टैली चल रही है, हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज बराबर हैं कि नहीं है, और वो हमेशा बराबर रहेंगे, क्योंकि इनके अलावा दो ही आइटम्स और होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स। उनका एडजस्टमेंट तो कैपिटल में ही होता जा रहा है, इनकम थी, इनकम को जोड़ दिया। अच्छा, एक डाउट और आ सकता है कि सर अब तो 10,000 रुपए के गुड्स हमने बेच दिए, तो अब तो ये 10,000 रुपए का खर्चा हो गया ना। हाँ ठीक है, 10,000 रुपए का खर्चा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक चीज तो क्लियर है कि स्टॉक तो कम होगा ही होगा 10,000 रुपए से। अगर आप ये सोचेंगे कि 10,000 रुपए का खर्चा है तो फिर ये 12,000 रुपए की इनकम भी है, तो 10,000 रुपए का खर्चा यहां से माइनस होगा, 12,000 रुपए की इनकम ऐड होगी, नेट डिफरेंस 2,000 ही आएगा। इस तरह से भी सोचा जा सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम जब भी यहाँ पे स्टॉक में से कोई आइटम बेचेंगे तो उतने से हमारा असेट कम हो गया और जितने में बेचा उसका डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस मान लिया जाएगा और वो कैपिटल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो अलग से इस चैप्टर में गुड्स खरीदने को या फिर गुड्स बेचने को एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कंपैरेटिवली ये चैप्टर इजी लगेगा, और अगर आप इसी में कंफ्यूज होते रहेंगे कि गुड्स हम वहां पे तो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते थे, यहाँ पे असेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ इसीलिए क्रिएट हो रहा है, फिर से वही रीजन है, हर ट्रांजैक्शन अपने आप में लास्ट है। ईयर एंड पे बचा हुआ जो स्टॉक होता है वो भी असेट की तरह ही वहां पे भी ट्रीट होता था, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खैर चलिए, ये ट्रांजैक्शन भी हो गया हमारा। अब एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। लिखा हुआ है रेंट पेड थ्रू चेक, रेंट पेड थ्रू चेक ₹7,000। 7,000 रुपए का किराया हमने पे किया है और वो पेमेंट हमने चेक से किया है। तो ऐसे केस में हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा, सोच के देखिए। जर्नल एंट्री की बात करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां लिख देता हूं रेंट टू बैंक। तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, तो बैंक बैलेंस में से 7,000 रुपए माइनस कर देते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, लेकिन ये जो रेंट अकाउंट हम डेबिट करते थे इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था हमारा खर्चा हो गया। रेंट तो हमेशा खर्चा ही रहेगा। अब रेंट को तो स्टॉक की तरह असेट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमने प्रीपेड रेंट तो लिखा नहीं है, यानी कि रेंट जो है वो समय से पहले पे हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसको असेट मान ले। यहाँ तो रेंट का टाइमली पेमेंट हो रहा है,
तो इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब ये कि इस 7,000 रुपए को हम कैपिटल से कर देंगे माइनस, क्योंकि ये अपने आप में लॉस है। ये हो गया 6th ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पे प्रॉफिट था, यहां पे लॉस है, तो ये जो प्रॉफिट था वो सेपरेटली ऐड हो चुका है कैपिटल में, तो यहां पे 7,000 ही माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस 5,000 रुपए का है, इस तरह से बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने 5th ट्रांजैक्शन किया वो अपने आप में लास्ट मान लिया, उसमें 2,000 का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में 7,000 रुपए का लॉस है, तो पूरा 7,000 रुपए का लॉस यहां से माइनस होगा। अब अगर इन दोनों का जो नेट है वो 5,000 रुपए होता है, 5,000 का नेट लॉस, 2,000 का प्रॉफिट, फिर यहाँ पे 7,000 का लॉस, नेट देखा जाए तो 5,000 का लॉस, वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद यूं भी बात आपको समझ में आ जाएगी। मतलब हमको कभी भी दो ट्रांजैक्शंस का नेट प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है, हर ट्रांजैक्शन अपने आप में लास्ट है, तो हर ट्रांजैक्शन में इंडिविजुअली जितना प्रॉफिट लॉस है वो आप कैपिटल में एडजस्ट करते जाइए, दैट्स इट। अब देखिए कैश जो है वो 47,000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन स्टॉक जो है वो 20,000 ही रहेगा, फर्नीचर भी 20,000 रहेगा। बैंक बैलेंस हो गया अब 8,000 रुपए, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया रेंट का, तो बैंक बैलेंस कम हो गया। और लायबिलिटीज जो है ये 7,000 रुपए से कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉस है। अब सारे के सारे लॉसेस जो है वो प्रोप्राइटर के ही हैं, तो कैपिटल में से ही एडजस्ट करेंगे, तो यहां पे अमाउंट बचेगा 95,000। अब जरा चेक करते हैं कि टोटल टैली हो रहा है क्या। 47 प्लस 20 प्लस 20 87 प्लस 8 95,000। अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल टैली है। और जरा आप सोच के देखिए, कैपिटल जो थी ओरिजिनल कैपिटल 1 लाख रुपए से 95 हो गई है, क्योंकि पहले 2,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 7,000 रुपए का लॉस हुआ, तो नेट लॉस 5,000 हुआ, इसलिए नेट जो है वो 5,000 रुपए से कम दिख रही है। तो फाइनली जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो सारी चीजें कवर कर ली जाती हैं। आपको अलग से नेट प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है कि आप हर ट्रांजैक्शन के बाद नेट प्रॉफिट लॉस निकालने बैठ जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन को लास्ट मान के सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करना है कैपिटल में। पहले भी ऐसा ही किया 5th ट्रांजैक्शन के बाद, फिर 6th के बाद भी किया। अब 7th ट्रांजैक्शन थोड़ा सा स्पेशल है, वो भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है 7th ट्रांजैक्शन, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 5,000। अब वैसे तो फर्स्ट डे के हिसाब से ये थोड़ा सा टेक्निकल ट्रांजैक्शन है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये आपसे नहीं बनेगा। कोशिश करते हैं, अगर इस ट्रांजैक्शन को समझने में दिक्कत आएगी तो फिर से कल वाली क्लास में देखेंगे। लिखा हुआ है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹5,000। 5,000 रुपए की सैलरी ड्यू हुई है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है। इसकी एंट्री सोचते हैं, किस तरह से एंट्री पास करते थे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास करते थे हम। सैलरी अकाउंट को डेबिट इसीलिए करते थे क्योंकि एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी इसीलिए करते थे क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। अब समझिएगा ध्यान से, हमने सैलरी का पेमेंट नहीं किया है, नहीं किया है तो वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो इसे सेपरेटली लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है। हमें हमारे एम्प्लॉय को पेमेंट देना है, उसने सर्विसेज दे दी है, तो यहां पे पहली बार एक नई लायबिलिटी आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखिए इन दोनों में से, इस एंट्री में देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी में से लायबिलिटी ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी लायबिलिटी नहीं है, सैलरी तो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे जो हेड बनाना है वो सैलरी का नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का बनाना है। गलती से भी असेट्स और लायबिलिटीज में कोई ऐसा नाम नहीं लिखना है जो इनकम का नाम हो या फिर एक्सपेंस का नाम हो। जैसे सिर्फ सैलरी लिख देंगे अगर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस का नाम है, वो एक्सपेंस तो कैपिटल से ही एडजस्ट होगा। अगर आपने गलती से भी ऊपर रेंट लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेंट अपने आप में या तो इनकम या तो एक्सपेंस, तो उसका अलग से हेड नहीं होना चाहिए, उसका एडजस्टमेंट कैपिटल में होना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रीपेड रेंट असेट है, उसका हेड जरूर बन सकता है। अक्रूड रेंट ये भी असेट है, इसका हेड भी बन सकता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लायबिलिटी है, इसका हेड बिल्कुल बन सकता है, लेकिन सिर्फ सैलरी का हेड नहीं बन सकता। तो यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरी में 5,000 रुपए ऐड कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ गई।
एक तो इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट ये कि हमारा खर्चा भी हो चुका है, क्योंकि सैलरी का अमाउंट ड्यू हो चुका है, मतलब कभी ना कभी तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, और हमने सर्विसेज जो है अपने एम्प्लॉय से ले ली है, तो सर्विसेज ले ली है तो खर्चा हो गया है, और ये खर्चा है मतलब लॉस है। रूल जो लगा है एक्सपेंस बढ़ने वाला लगा है, तो उस रूल के हिसाब से हमारी कैपिटल जो है वो 5,000 रुपए से कम हो जानी चाहिए। अब देखिए दोनों एडजस्टमेंट्स जो हैं वो लायबिलिटी साइड के हैं, असेट साइड कुछ भी नहीं है, और वैसे भी इनके रूल्स में असेट है भी नहीं। एक एक्सपेंस बढ़ा, एक लायबिलिटी बढ़ी, तो एक्सपेंस बढ़ना मतलब कैपिटल से माइनस करना, और लायबिलिटी बढ़ी तो वो सेपरेट लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड हो गई। अब इसकी फाइनल इक्वेशन इसके बाद देख लेते हैं। 47,000, देन 20,000, देन अगेन 20,000, देन 8,000, और यहां पे कैपिटल 90,000 रुपए, और आउटसाइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। ये एक लायबिलिटी है, या फिर स्पेसिफिकली बोले तो करंट लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पेमेंट जो है वो कुछ ही समय में हो जाने वाला है। तो कुल मिला के अभी जो ये लास्ट के 3 ट्रांजेक्शन हमने देखे, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 7,000 रुपए का नुकसान हुआ, फिर 5,000 रुपए का नुकसान हुआ। लायबिलिटी तो है ही सही, लेकिन सैलरी नाम का एक्सपेंस भी तो बढ़ गया, तो इस एंगल से देखा जाए तो 12,000 रुपए का नुकसान और 2,000 रुपए का केवल प्रॉफिट हुआ, तो 10,000 रुपए का नेट लॉस है। इसीलिए कैपिटल 1 लाख रुपए से कम होकर 90,000 तक पहुंच चुकी है। मतलब कि यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है कैपिटल का, इसमें अभी तक के सारे प्रॉफिट्स और सारे लॉसेस जो हैं वो एडजस्टेड हैं, और बाकी जो असेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो तो हमको क्लियरली दिख ही रही हैं। इनका लॉजिक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए कुल मिला के हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कर क्या रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन से ये प्रूव कर रहे हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज बराबर हैं। इनफैक्ट ये बोल सकते हैं असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि बाकी सारी लायबिलिटीज तो लिखते जा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल, जिसमें ज्यादातर एडजस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि गुड्स जब भी बेचे जाएंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट और आ सकता है कि सर वहां पे तो कई बार ऐसा होता था कि गुड्स बेचे जाते थे पर उनकी सेल्स वैल्यू गिवन होती थी, कितने के गुड्स कितने में बेचे ये नहीं लिखा होता था, सिर्फ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर 10,000। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कितना है। तो बिल्कुल सही बात है, पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, तो ऐसे केस में आप मत पता कीजिएगा, मान लीजिएगा कि 0 प्रॉफिट में आइटम बेच दिया गया है, स्टॉक को कम कर दीजिएगा, और कैश में बेचा होगा तो कैश बढ़ जाएगा, या फिर अगर क्रेडिट में बेचे गए होंगे गुड्स तो यहाँ पे एक अलग से नया असेट क्रिएट हो जाएगा डेटर्स नाम का। तो इस तरह के कई सारे ट्रांजेक्शन हम देखने वाले हैं, लेकिन एक ही दिन में सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में हमने 7 ट्रांजैक्शंस देखे, इन 7 का ट्रीटमेंट देखा, ताकि बेसिकली हमको बात समझ में आ जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें क्या करना है। और पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ यही करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद एक न्यू इक्वेशन बनानी है और उनका जो टोटल होगा वो प्रूव कर देना है। और इनफैक्ट अगर इसको हम लास्ट ट्रांजैक्शन माने तो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद आपको टोटल करके भी दिखाना है। यहां का टोटल कितना हो जाएगा 95,000, और यहां का टोटल भी हो जाएगा 95,000। अब हर अलग अलग स्कूल में अलग अलग फॉर्मेट होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो आपको स्कूल वाले जैसे बता रहे हैं आप वैसा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके स्कूल में अलग चल रहा है तो आप स्कूल वाले को प्रायोरिटी देके उसी तरह का फॉर्मेट अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको क्विकली नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं प्रॉब्लम होगी तो जैसा लास्ट ट्रांजैक्शन अभी हमने देखा, इस तरह के ट्रांजैक्शन में फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, अगर ट्रांजैक्शन सैलरी ड्यू बट नॉट पेड लिखा हुआ है, एक अलग से हेड बनाया आउटस्टैंडिंग सैलरी का, सैलरी खर्चा है तो कैपिटल में भी एडजस्टमेंट किया, वैसे ही अगर लिखा होगा प्रीपेड इंश्योरेंस,
वहां पे भी ऐसी ही समस्या होगी। या फिर लिखा होगा अक्रूड रेंट। तो कुल मिला के ये जो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे पहले कि आप ट्रांजैक्शंस देखेंगे, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, उसके बाद फर्नीचर खरीदा, गुड्स खरीदे या फिर गुड्स को बेचा भी, तो गुड्स बेचना भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉफिट लॉस का इंडिविजुअली कैलकुलेशन करके कैपिटल में एडजस्ट कर देना है। जितने गुड्स बेचे उतने स्टॉक से कम हो जाएंगे, जितने में बेचे उसको कैश में या तो ऐड कर दिया जाएगा या बैंक में ऐड कर दिया जाएगा या फिर नया हेड बना दिया जाएगा डेटर्स, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो डिस्कशन आज वाली क्लास में हमने किया वो आपको डिफिकल्ट लगा होगा। पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कम्युनिकेट कीजिएगा, ताकि पहले कल वाली क्लास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर आगे बढ़ें, ताकि 2 से 3 दिन में हम ये चैप्टर कंप्लीट भी कर सके। क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है, जो पॉइंट्स है ऐसे ही हैं, पूरे चैप्टर में आपको ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे। जब हम जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे थे तो हमने काफी सारे ट्रांजैक्शंस देखे थे, लेकिन अब चूंकि उन ट्रांजैक्शंस का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हमको समझ में आ गया है, तो यहाँ पे समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी, चाहे किस तरह का भी ट्रांजैक्शन हो। खैर चलिए, आज वाली क्लास के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।